Hello guys, welcome to our YouTube channel. So today we are going to study biology of class 9th. It's chapter 5th, the fundamental unit of life. So in this chapter we will deal with some of the topics and cell organelles we will deal in the next part. So let's begin. So guys, अब हम देखते हैं कि हम इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स डील करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल. अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना है तो हम सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ सेल. देन वी विल डील विद द व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं. देन वी विल डील व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, कि जो सेल है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. तो जो सेल है वो किस चीज़ से बनी होती है. तो सेल हमारी बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट जो उसके अलावा ये 4 पार्ट है वो हम इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो गाइज, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ सेल. कि सेल किसने डिस्कवर की. तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सेल डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने. नाउ क्वेश्चन कम इन आवर माइंड कि कैसे, मतलब ऐसा उन्होंने किस सब्सटेंस से वर्क किया कि उन्होंने सेल जैसे स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफाइन किया. तो रॉबर्ट हुक ने वर्क किया था कोर्क पे. नाउ व्हाट इज कोर्क. कोर्क एक सब्सटेंस है जो रिलीज होता है फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. कोर्क एक सब्सटेंस है जो ट्री के बार्क से रिलीज होता है. उन्होंने देखा कि कोर्क का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब से. हनीकॉम्ब तो सभी जानते होंगे. हनीकॉम्ब वो है मधुमक्खी, हनी बीज का घर. वो तो बचपन से सबने ही देखा होगा कि मधुमक्खी का घर कैसा होता है. तो हम जानते हैं कि मधुमक्खी के घर में छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं. तो सेम वही छोटे छोटे बॉक्सेस हमारे कोर्क के स्ट्रक्चर में थे. कोर्क के स्ट्रक्चर वो छोटे छोटे बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया लिटिल रूम. लिटिल रूम आगे जाके डिफाइंड हुआ एज अ सेल. सो ये थी डिस्कवरी ऑफ सेल. नाउ अब इस सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसमें से कि एक है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, ये न्यूक्लियस वर्ड ही कहाँ से आया. सो न्यूक्लियस गेट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. अब पढ़ते हैं हम बायो में सेल के अंदर कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाइड. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है सेल के अंदर जिससे सेल पूरी भरी हुई होती है. तो और न्यूक्लियोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है जो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो इन दोनों को एक साथ मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म. ये होता है सेल में कि साइटोप्लाज्म को अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ रख के देखें तो हम उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. अब ये प्रोटोप्लाज्म टर्म कहाँ से आई, किसने इस प्रोटोप्लाज्म टर्म को डिफाइन किया. सो पुरकिंजे coined द टर्म प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. पुरकिंजे ने ये प्रोटोप्लाज्म टर्म को डिफाइन किया था. जब भी हम सेल के बारे में पढ़ते हैं एक कॉमन चीज़ होती है सेल थ्योरी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. तो सेल थ्योरी के बारे में जानना ज़रूरी है. लेकिन सेल थ्योरी किसने डिफाइन की. तो सेल थ्योरी के भी 2 बायोलॉजिस्ट थे, शिलिडियन एंड शिवान. इन दोनों ने उसको डिफाइन किया. लेकिन फर्दर जो ये एक्सपेंडेड हुई है वो हुई है रिडोल्फ विर्चो से. सो ये थी हमारी सेल थ्योरी. अब हम पता करेंगे कि सेल थ्योरी में होता क्या क्या है. So now guys, let's begin with the next topic. What are living organisms made up of? कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से बना हुआ होता है. तो इसका बहुत सिंपल और छोटा सा आंसर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल. लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा बना हुआ होता है एक छोटी सी सेल से. हमने पिछली स्लाइड में देखा सेल थ्योरी के बारे में देखा कुछ कि उसको किसने एक्सप्लेन किया है और किसने उसको एक्सपेंड किया है. तो जब भी हम सेल के बारे में जानते हैं तो हम उसको सेल थ्योरी के अंदर जानते हैं जो कि दी थी साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने. तो अब हम देखते हैं कि सेल थ्योरी ने सेल के बारे में क्या कहा. सेल थ्योरी ने कहा दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल एक बहुत बेसिक यूनिट है लाइफ की, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है आइदर वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, वो सेल से ज़रूर बना हुआ होगा. सो दिस इज़ व्हाट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अगर कोई पूछे कि हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, दैट इट्स इज डेफिनेटली सेल. नाउ सेकेंड पॉइंट, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स.
जो हमारी न्यू सेल्स है वो अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सपोज इट कि हमारे पास एक सेल है, अब हम एक सेल से हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, तो हमें उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें और भी सेल्स चाहिए। तो हम और सेल्स कहाँ से लाएं? तो ये एक सेल है ना, यही मल्टीप्लाई होके डिफरेंट सेल्स बनाएगी, काफ़ी सारी सेल्स बनाएगी। तो न्यू सेल्स अराइज करती हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारी न्यू सेल्स है वो बनती हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है सेल्स उनसे। नाउ थर्ड पॉइंट इज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। सेल डिस्क्राइब करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। कैसे? सेल के अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करता है। अगर हमारे राइबोसोम्स में कुछ दिक्कत है तो उससे क्या होगा? हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में डेफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर वो फॉर्म होगा तो विद सम म्यूटेशन उससे फॉर्म होगा, मतलब कुछ गड़बड़ी रहेगी उसके स्ट्रक्चर में जो हमारे स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालेगा, जो हमारे फंक्शन पे इफेक्ट डालेगा। तो सेल क्या करता है? सेल से हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्क्राइब होते हैं। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। नाउ सबने सुना होगा व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ को डाउट रहता है कि इन दोनों टर्म्स को कैसे अलग अलग डिफाइन करें। तो इनके वर्ड्स में देखो, यूनी मीन्स सिंगल एंड मल्टी मीन्स मैनी, मतलब बहुत सारे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, लाइक अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम। सो ये हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल उनके सारे फंक्शंस कर रही है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब एक ही सेल उनके सारे फंक्शंस करती है, तो वो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? काफ़ी सारी सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है पूरा, एंड ऑर्गन सिस्टम लीड्स टू एन ऑर्गेनिज्म। लाइक हमारे अंदर क्या है? एक छोटी छोटी सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं। लाइक हमारे अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं, लंग्स, हार्ट, स्टमक, ये सब ऑर्गन्स हैं। ये सब ऑर्गन्स बने और अब ये ऑर्गन्स बन के इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हमारे अंदर। हमारे अंदर कितने सिस्टम्स वर्क करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इन सब सिस्टम से हम बने, मीन्स ऑर्गेनिज्म बना। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिसमें काफ़ी सारी सेल्स ग्रुप होके एक सिंगल बॉडी में परफॉर्म करती हैं डिफरेंट फंक्शंस, वो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ अब आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इमेजेस हैं। ये इमेजेस में क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स में मतलब इनके शेप्स अलग है। आप देख सकते हैं कोई इलोंगेटेड है, कोई ओवल है, डिफरेंट शेप्स के हैं और डिफरेंट शेप्स के हैं एंड इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। लाइक हम देख सकते हैं नर्व सेल कहाँ होती है? ब्रेन में होती है, तो ये स्टिमुलस के लिए होती है। ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। मसल सेल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये उस चीज़ के लिए। फैट सेल्स स्टोर फैट्स। तो डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। So, some organisms have cell of different shape. Like us, हमारे अंदर कितनी टाइप्स की सेल्स है, कितने अलग अलग तरह की शेप्स है सेल की, और वो अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो शेप से ही फंक्शन रिलेटेड होता है। ये नहीं कि कोई किसी की शेप ऐसे ही है, नहीं, हर एक शेप के पीछे एक रीज़न होता है कि उसकी शेप ये क्यों है, उस शेप की वजह से वो क्या परफॉर्म कर रहा है सिस्टम में। तो हम देख सकते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है? टू पंप ब्लड, सर्कुलेट करना पूरे बॉडी में। स्टमक का फंक्शन क्या होता है? स्टमक का फंक्शन होता है टू डाइजेस्ट, कि वो फूड जो हम खाते हैं वो उसको डाइजेस्ट करे। अब ऐसा क्यों? इन दोनों के फंक्शंस अलग क्यों? द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज हार्ट की सेल्स अलग होती हैं, स्टमक की सेल्स अलग होती हैं। हार्ट की सेल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, स्टमक की सेल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है। इसलिए अगर स्ट्रक्चर अलग है तो डेफिनेटली फंक्शंस भी अलग होंगे। इसलिए हार्ट पंप करता है, स्टमक डाइजेस्ट करता है। ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं ड्यू टू शेप और फंक्शंस सेल की अलग अलग है। तो हम जानते हैं कि सेल के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं स्पेसिफिक,
जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, और वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। हर एक ऑर्गेनेली डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, और इन्हीं फंक्शंस की परफॉर्मेंस से हमारी सेल लाइव रहती है। अगर हमारे सेल में फंक्शंस नहीं परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनेलीज, तो हमारी सेल डेड हो जाएगी। सो सेल ऑर्गेनेलीज का परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। Now guys, we will begin with the next topic, what is cell made up of? अभी हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे सेल से बने होते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि सेल किस चीज से बनी होती है। तो इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि सेल हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि आप किसी भी सेल का डायग्राम देखिए, तो आपको डायग्राम में दिखेगा कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, जो उसके सेल के अंदर का कंटेंट है ना, साइटोप्लाज्म और इतने सारे ऑर्गेनेलीज हैं, वो उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हमारे सारे साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज वो सब मिक्सअप हो जाएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेट करती है उस कंटेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ ये सुनते हैं, लिखा होता है बुक में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। पर इसका मतलब क्या है? सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब क्या है? सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम मटेरियल। मतलब वो सिर्फ कुछ ही मटेरियल को अपने के थ्रू पास करने देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे मटेरियल को पास नहीं कराता, वो सिर्फ कुछ गिने चुने मटेरियल को अपने आसपास से पास कराता है, या तो उनकी एंट्री कराता है या एग्जिट कराता है। नाउ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक सेलुलर वेस्ट होता है, मतलब उसको सेल से बाहर निकलना है, तो इसका मतलब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, और बाहर उसकी कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के बाहर के कंपेयर में। तो क्या करेगा, CO2 बाहर की तरफ मूव करेगा ड्यू टू डिफ्यूजन। एज डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई टू लोअर कंसंट्रेशन चलते हैं, और CO2 की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा थी, तो वो अंदर से बाहर की तरफ चलेगा। नाउ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है सेल के। अगर सेल की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल के अंदर के, तो फिर ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ। इसका मतलब ऑक्सीजन की एंट्री होगी अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट होगा। नाउ वाटर। वाटर में क्या होता है, वाटर डिफ्यूजन के थ्रू पास नहीं होता सेल से। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड करती है हमारे ऑस्मोसिस प्रोसेस पे। तो वाटर मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। मतलब वाटर जो है वो मूव करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू मेम्ब्रेन के आसपास फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड वाटर की कंसंट्रेशन पे अफेक्ट पड़ता है जो वाटर के अंदर सॉल्यूट्स हैं, तो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है वाटर के थ्रू। तो हमने इसमें जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एंड डिफ्यूजन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड बाय ऑस्मोसिस वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी हमने पढ़ा अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब हम उसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। इसके अंदर 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दिस, अगर सेल के चारों तरफ मींस सेल के सराउंडिंग में अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल के अंदर, तो क्या होगा? इस तरह के हम सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब वाटर कंसंट्रेशन सेल की बाहर ज़्यादा हो, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, अभी हमने ऑस्मोसिस से पढ़ा कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन है,
तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ। अब सेल स्टार्ट करेगी वाटर को गेन करना। जब सेल वाटर को गेन करेगी तो सेल क्या होगा, सेल स्वेल अप होगी, सेल स्वेल करना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ आवर नेक्स्ट कंडीशन इज, अगर हमारे सेल के सराउंडिंग में और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है, एकदम बराबर है, तो कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि हमेशा मूवमेंट जब भी होती है जब हाई टू लो हो, कहीं पे हाई हो कहीं पे लो हो, तब वो मूवमेंट होती है। लेकिन जब दोनों कंसंट्रेशन इक्वल है तो हमारी नेट मूवमेंट जीरो होगी। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और सेल इसमें सेम साइज पे रहेगी, ना वो कुछ गेन कर रही है ना वो कुछ लूज कर रही है, तो सेल हमारी सेम साइज पे रहेगी। नाउ थर्ड कंडीशन है, अगर हमारे सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फर्स्ट में हमने पढ़ा सेल के बाहर ज़्यादा है वाटर की कंसंट्रेशन, सेकंड में हमने पढ़ा सेल के बाहर और अंदर दोनों इक्वल है। नाउ थर्ड कंडीशन इज दिस कि सेल के अंदर हमारी वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर की। तो इसमें क्या होगा, इसमें सेल लूज करेगी, क्योंकि हाई टू लो चलता है, तो जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम अंदर से बाहर की तरफ, तो सेल लूज करेगी वाटर को बाय ऑस्मोसिस। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जब सेल लूज करेगी वाटर तो वो स्टार्ट होगी अपना साइज छोटा करने लगेगी। तो सेल जब साइज छोटा करती है इट मीन्स सेल विल श्रिंक, सेल छोटी होती चली जाएगी। नाउ इतने सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं सेल के अंदर, वो सब अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। तो सेल नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ट्रांसफर होती है। ना हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो एमीबा होता है, एमीबा का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका क्यों होता है? जब भी वो फूड को एनगल्फ करती है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, वो अपनी शेप चेंज कर सकती है किसी भी तरीके से, तो इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आप देखें कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे प्लांट सेल का डायग्राम है एंड राइट हैंड साइड पे एनिमल सेल का डायग्राम है। ये डायग्राम जस्ट गिवन है फॉर कंपैरिजन, कि आप देख के पता कर सके कि प्लांट सेल में क्या होता है और एनिमल सेल में क्या होता है। तो आप देखें दोनों में जस्ट बेसिक डिफरेंस होता है। फर्स्ट बेसिक डिफरेंस इज ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर में सेल वॉल होती है। इसका मतलब सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर in plant cell which is made up of cellulose, but in case of animal cell cell wall absent होती है। इसका मतलब एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। नाउ द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ शेप, आप देख सकते हैं प्लांट सेल की शेप होती है रेक्टेंगुलर, जो कि फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन एनिमल सेल की होती है शेप राउंड, इरेगुलर शेप, बिकॉज एनिमल सेल मूवमेंट करता रहता है जिसकी वजह से उसकी शेप इरेगुलर होती है। अब प्लांट सेल में देखें कि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल, जो अप टू 90% ऑफ सेल की वॉल्यूम को कंजप्ट कर लेता है। मतलब 90% ऑफ सेल की वॉल्यूम इस लार्ज वॉल्यूम से घिरी हुई होती है। एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, एक या दो, एक मतलब वन और मोर, पर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। Now chloroplast is just only present in plant cell, not in animal cell. This is basic difference. और plant cells को chloroplast क्यों चाहिए होता है? Plant cell को chloroplast इसलिए चाहिए होता है due to process of photosynthesis, कि वो खाना अपना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें chloroplast की रिक्वायरमेंट होती है। And plastids are also present in plant cells, not in animal cell. So these are some basic differences of animal cell and plant cell. ये आप खुद भी सेल को स्टडी करके उनमें कंपेयर करके आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, और भी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है। So now guys we'll start discussing about the cell wall. जैसे कि मैंने अभी
पहले डायग्राम में आपको बताया कि सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में एज अ आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है। इट मीन्स प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इन द केस ऑफ प्लांट सेल एज इट इज़ इन आउटर मोस्ट लेयर, ये सेल वॉल जो होती है बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज एक कंपोनेंट है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो अगर सेल वॉल हमारी सेलुलोज से बनी है, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल हमारी स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथफुल होगी बहुत ज़्यादा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल के अंदर की जो वाटर कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है। सो ड्यू टू ऑस्मोसिस जो सेल का वाटर है अंदर की तरफ से बाहर की तरफ मूव करने लगता है। इट मीन जैसे हमने अभी ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो दिस इज सेम इन द प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। सो ड्यू टू ऑस्मोसिस वो वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगता है। इट मीन्स सेल श्रिंक होने लगती है। नाउ अगर सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, इट मीन्स बाहर ज़्यादा है, तो वाटर विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड, मतलब वाटर अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो सेल क्या करेगी, स्वेलअप करेगी एंड वो इतनी स्वेलअप हो जाएगी कि वो बर्स्ट कर सकती है। बट सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है सेल को कि वो उसे बर्स्ट ना होने दे। सेल वॉल स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और प्रोटेक्ट करता है सेल को बाय विदस्टैंडिंग एक्सट्रीम कंडीशंस। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं तो सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। सो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जो कि न्यूक्लियस है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूक्लियस एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर न्यूक्लियस एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। इट मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं और हम इन मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो इनर वाली ले मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी वजह से अगर कोई भी मटेरियल ट्रांसफ़र होना होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, वो इन पोर्स के थ्रू होता है। सो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कंटेन करते हैं डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए एंड प्रोटीन कहाँ लोकेटेड होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जो फंक्शनल सेगमेंट होती है डीएनए की उनको हम जीन्स बोलते हैं एंड जीन्स हेरिडेटरी यूनिट होती है। मीन्स हम कुछ भी कैरेक्टर्स हायर करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है पेरेंट्स और बच्चों में, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में। तो जो वो सिमिलरिटी होती हैं वो होती हैं जस्ट इन जीन्स की वजह से। हम क्योंकि जब क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तो ये जीन्स भी ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि जीन्स इनडायरेक्टली लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पे। तो जीन्स हेरिडेटरी यूनिट होती है। व्हेन सेल डिवाइड क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। सबसे पहले बहुत इनविजिबल क्रोमेटिन फॉर्म में क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं क्रोमोसोम्स में, जो कि एक विजिबल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, बाय विच सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में एक सिंगल सेल डिवाइड करती है मल्टीपल सेल्स में, 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल। तो रिप्रोडक्शन में ये होता है। सो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या रोल होता है। न्यूक्लियस एज आई टोल्ड, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी करता है हमारा डीएनए विच कैरी जीन्स। तो जीन्स हमारे पेरेंट्स तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो न्यूक्लियस इनडायरेक्टली प्ले रोल्स इन रिप्रोडक्शन। अब यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इस सेंस में कि उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। बट प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता।
उसमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस पूरे सेल में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये डबल लेयर स्ट्रक्चर हमारा यूकैरियोट्स में होता है, ना कि प्रोकैरियोट्स में। सो इन प्रोकैरियोट्स देयर इज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। सो गाइज, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है इन यूकैरियोट्स एंड इन प्रोकैरियोट्स। सो लेट्स सी। जो इस लेफ्ट हैंड साइड में ये पिक्चर है वो यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस की है। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस डबल वॉल्ड है। कैसे? ये जो न्यूक्लियर एनवेलप दिया हुआ है, ये देखिए, ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट। उस पे ये छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये पूरे इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस के सेंटर में एक छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस से हमारे क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मीन्स जो आगे क्रोमोसोम्स में बनता है, वो क्रोमेटिन उससे कनेक्ट रहता है। सो ये स्ट्रक्चर सिंपल था यूकैरियोट्स का। अब आप देखें प्रोकैरियोट्स में भी सेंटर में न्यूक्लियस दिया हुआ है, बट न्यूक्लियस की कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ना ही हम बोलेंगे कोई पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है, कोई एनवेलप नहीं है। जस्ट ये जो क्रोमेटिन है, ये जो डीएनए मटेरियल है, वो ऐसे ही पूरी सेल में ऐसे ही पड़ा रहता है नॉर्मली। सो ये पूरी सेल का स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड डीएनए, ये सब। ये कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। इस डायग्राम में हमने मेजरली डिफरेंस देखा है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस में। अदरवाइज यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में मेजरली बहुत डिफरेंस होते हैं। लाइक यूकैरियोट्स में हर एक ऑर्गेनेली के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। सो दीज आर सम कॉमन डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस होते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, बट यहाँ पे मेनली न्यूक्लियस के बीच में डिस्कस किया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, और कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो न्यूक्लियस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ इतना बेसिक डिफरेंस होता है कि कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, बट इन यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब सेल का जो लास्ट पार्ट है साइटोप्लाज्म, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में सेल वॉल। तो जो भी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, ये सब सेल ऑर्गेनेलीज हैं। हर एक ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइक राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैकेट होता है जो कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, एक्सेट्रा। सो ऑर्गेनेलीज, ये जो सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एनक्लोज्ड होती हैं बाय मेम्ब्रेन्स, मीन उनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होती है। कोई डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, कोई सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, बट प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। मतलब यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, बट प्रोकैरियोट्स में कोई भी नहीं होती। जैसे कि अभी हमने न्यूक्लियस में देखा, न्यूक्लियस के यूकैरियोट्स में डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन था, बट प्रोकैरियोट्स में डबल वॉल लेयर प्रेजेंट नहीं थी। सो सेम यही। सो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती और यूकैरियोट्स में होती हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज ऑफ वायरस। अब वायरस का देख सकते हैं। वायरस पे अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग। जस्ट वायरस इसलिए उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर वायरस बिना किसी होस्ट के है बाहर, मतलब अगर वायरस बिना किसी लिविंग, वायरस क्या करता है? वायरस अपने लाइफ के लिए वो किसी भी लिविंग बॉडी पे जाके रहता है, लेकिन अगर वायरस के पास कोई लिविंग बॉडी नहीं है तो वो एक डेड के समान माना जाता है। मतलब ऐसा कि उसमें कोई जान नहीं है।
बिकॉज क्योंकि उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से वो कोई कैरेक्टर शो नहीं करता लिविंग का। लेकिन जब उसको कोई लिविंग बॉडी मिलती है तो उसको वो अपनी मल्टीप्लाई करता है और अपनी लाइफ फिर से रिटेन करता है। तो इसलिए आज तक डिस्कस ही नहीं हो पाया है, मतलब साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट इस पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि मतलब ऐसा क्या है वायरस को हम किस में कंसिडर करें, वायरस को हम कंसिडर करें लिविंग में या नॉन लिविंग में। बिकॉज वो बाहर तो नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है और जब भी किसी होस्ट की बॉडी में आता है तो वो लिविंग कैरेक्टर शो करता है। तो इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वायरस का, इस पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपको वायरस का कंसेप्ट नहीं समझ में आया है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स में, आप मुझे लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स एंड इन प्रोकैरियोट्स, तो आप हमें बताइए कि हम ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी में आते हैं, यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में। अगर किसी को भी इसका आंसर पता हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अदरवाइज इसमें क्वेरी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड गाइज पार्ट 2 विल बी सून अपलोडेड, जिसमें कि हम इसी चैप्टर के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching our video. If you have any doubt, you can put it in the comment box. आप बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है क्वेश्चंस की, आप उसको भी ट्राई कीजिए। अगर आपको उसकी भी कोई क्वेरी हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन आस्क अस ऑन टेलीग्राम, फॉर विच लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। So please subscribe our channel and share our video.